तो हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय गुरुजी। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th जो हमारी साइंस है उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सारी चीज़ों के बारे में आज बात करने वाले हैं। और वो किताब के छोटे छोटे कुछ ऐसे फॉर्मूले होते हैं जो आपके बोर्ड पेपर में बड़ा इशू क्रिएट कर देते हैं। मतलब ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो आपको आज एक रफ कॉपी लेकर के बैठना है और उसके बाद एक पेन लेकर के बैठना है और जितने भी फॉर्मूले मेरे द्वारा यहाँ पर लिखाए जाएं उनको सब कॉपी पे नोट करना है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनको नोट ही नहीं करना है बल्कि उनको समझना भी है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फॉर्मूला कब उपयोग होगा और कितने फॉर्मूले हैं, उनका मात्रक क्या है, जो जो राशियां हैं जैसे धारा है, उसके बाद आवेश है ना, किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, किलोवाट किसका मात्रक है, अश्वशक्ति किसका मात्रक है, कौन कौन से मात्रक हो सकते हैं, एफ का मात्रक क्या है, यू का मात्रक है। हर छोटी छोटी चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करना शुरू करेंगे। और आगे मैं बढ़ूं उससे पहले बता दूं कि इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम तक डेली आपको शाम को 4 बजे एक क्लास मिलेगी, शाम को 4 बजे, और एक क्लास आपको मिलेगी शाम को 6 बजे। अब दूसरी चीज बहुत अच्छे से सुनिएगा कि संडे को एक महा मैराथन भी इस चैनल के ऊपर होती है, जो कि इस संडे को आपकी 10 बजे सुबह होगी, है ना। 10 बजे वो आपकी ये जो दोनों क्लासेस होती हैं ये शाम को होंगी और एक क्लास होती है आपकी 10 बजे सुबह, वो भी संडे को। अब देखिए बोर्ड पेपर है पास में तो फिर टाइम का जो है ना ऊपर नीचे होता रहेगा। हो सकता है कि आपको दिन में 3 क्लास की जगह पे कभी कभी 4 क्लासेस भी मिले। तो ऐसे फिर आप लोगों को बहुत अच्छे से, अगर बहुत अच्छे नंबर लेकर के आना है तो इस चैनल से आखिरी तक जुड़े रहना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का प्यारा सा लेक्चर। और आज बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, छोटी छोटी बहुत सारी चीजों के बारे में आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, सारी चीजें बेहतर हैं। तो सबसे पहले हमारा जो चैप्टर है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, उसमें पहला जो फॉर्मूला है हमारे पास वो है फोकस दूरी। और एक एक फॉर्मूला मैं आपको लिख करके बताऊंगा। पहला फॉर्मूला है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या में संबंध, वक्रता त्रिज्या में संबंध। एक एक फॉर्मूला लिख करके बहुत अच्छे से आप सभी को बताने वाला हूं। और अगर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया तो बोर्ड पेपर में बेहतर नंबर आपका आएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखना। फॉर्मूला होता है कि जैसे मान लीजिए आपको फोकस दूरी निकालनी है, तो फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या, और बटे में हम लोग क्या कर देंगे, बटे में हम लोग 2 कर देंगे। यानी कि फोकस दूरी को किससे लिखा जाता है, एफ से लिखा जाता है। और उसके बाद वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से लिखते हैं, तो एफ बराबर फॉर्मूला हो जाएगा आर बटे 2। पर कभी कभी क्या होता है कि इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा इसमें छेड़छाड़ करके आगे पीछे करके नया बना देते हैं। जैसे अगर मैं मान लूं यहां से आर की वैल्यू निकालूं, तो आर बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 इंटू एफ। यानी कि वक्रता त्रिज्या को हमें ज्ञात करना है तो फोकस दूरी को 2 से गुणा करना पड़ेगा, या फिर फोकस दूरी ज्ञात करना है तो वक्रता त्रिज्या को आधा करना पड़ेगा। ये हमारे पास 2 फॉर्मूले हो गए जो कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध रखते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या होता है ना, कभी कभी 1 नंबर का आ जाता है, पूछ लेते हैं कि भैया फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। ओके चलें, ओके तो आगे कंटिन्यू करते हैं। जो हमारे पास दूसरा है वो है, हमारे पास दूसरा फॉर्मूला जो है वो है, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखना, वो है दर्पण की, दर्पण सूत्र। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v और प्लस 1/u। ये होता है हमारे पास दर्पण सूत्र। पर हमारे बच्चे क्या करते हैं ना कि अक्सर u को आगे कर देते हैं और v को पीछे कर देते हैं, मतलब यहां u कर देते हैं यहां v कर देते हैं। ध्यान में रखना है कि अगर आपने यहां पर u को कर दिया और यहां पे v कर दिया तो दर्पण सूत्र में तो गलती नहीं होगी, लेकिन अगर आपने लेंस सूत्र में कर दिया तो दिक्कत हो जाएगी। अच्छा सर जी, लेंस सूत्र क्या होता है और UVF क्या होता है ये भी बताना सर जी। तो तीसरा जो हमारे पास फॉर्मूला निकल करके आएगा वो होगा लेंस, वो होता है लेंस सूत्र। और लेंस सूत्र 1/f इज इक्वल टू
ये सेम टू सेम यही फॉर्मूला होगा जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, सेम टू सेम यही फॉर्मूला होगा। बस अंतर क्या होगा, अंतर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, अंतर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये माइनस होगा। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गई होगी बात, आराम से क्लियर हो गया। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि भैया इसमें यू वी और एफ है क्या, है ना, यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है। तो आपको यहाँ पे नोट करना है कि जहां जहां जो हमारा यू है, यू को हम लोग बोलते हैं वस्तु की दूरी, यू को कहा जाता है वस्तु की दूरी। और कहां से नापी जाती है, दर्पण में ध्रुव से और लेंस में प्रकाशिक केंद्र से, राइट। और वी क्या है, वी है हमारे पास प्रतिबिंब की दूरी। वी को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी। ओके, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। एफ के बारे में बात करें तो एफ क्या होता है बेटा, ये होता है फोकस दूरी। ये हो गया हमारे पास फोकस दूरी। क्या यहां तक समझ में आ गया, वेरी गुड। आगे चलते हैं, आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास अगला जो हमारे पास इसी चैप्टर से फॉर्मूला है, इसी चैप्टर से जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है हमारे पास फॉर्मूला आवर्धन का। चौथा जो फॉर्मूला है वो है आवर्धन का, चौथा जो फॉर्मूला है वो क्या है, आवर्धन का, राइट। तो आवर्धन बराबर क्या होता है, आवर्धन को m से लिखा जाता है और ये होता है m बराबर I अपॉन O। ठीक है, I अपॉन O। जहां पे ये जो I होता है, ये जो I होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रतिबिंब की लंबाई। I को क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्रतिबिंब की लंबाई। और जो O होता है, इस O को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वस्तु की लंबाई, इसको कहा जाता है वस्तु की लंबाई। और आवर्धन को हम लोग m से लिखते हैं। अब यहां पर मेन बात यह है, यहां पर मेन बात यह है कि आवर्धन तो लिख लिया सर जी, कभी कभी ये आवर्धन क्या होता है ना, धनात्मक आता है। अगर आवर्धन धनात्मक आया, यानी आवर्धन कैसा आया, प्लस में आया, यानी m की वैल्यू प्लस में आएगी, तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है। तब जो प्रतिबिंब प्राप्त होता है बेटा वो कैसा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, वो आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। ये क्लास हमारी आज लाइव क्लास है और डेली लाइव क्लास आपको शाम को 4 बजे मिलेगी और एक क्लास बेटा आपको शाम को 6 बजे मिलेगी। दूसरा आवर्धन अगर ऋणात्मक आया, अगर आवर्धन का मान ऋणात्मक आया है तो प्रतिबिंब जो बनता है वो कैसा बनता है, वो वास्तविक बनता है। ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, है ना। जैसे आवर्धन का मान माइनस में आ गया, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, माइनस में आ गया तो कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और अगर आवर्धन का मान प्लस में आया तो कैसा बन रहा है, वह आभासी बन रहा है, राइट। सो आई होप यहां तक क्लियर। आगे चलते हैं। अब मान लीजिए कि आवर्धन का मान जो आ गया आपका वो आ गया 1 से छोटा, अगर 1 से कम आ जाए तो जो प्रतिबिंब बनेगा, अगर आवर्धन का मान, इसका स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मान लो आ गया कि आवर्धन का मान 1 से छोटा यानी 1 से कम, तब क्या होगा, अगर यदि यदि भैया ये नोट में लिखना कि यदि अगर आवर्धन का मान, यदि आवर्धन का मान आपका 1 से कम आ जाए यानी आवर्धन छोटा हो, तब जो आपका प्रतिबिंब होगा, तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब छोटा बनेगा। बस ऐसे याद रखो, आवर्धन का मान 1 से कम, प्रतिबिंब छोटा। आवर्धन का मान अगर 1 के बराबर हो जाए तब क्या होगा, तब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तब जो प्रतिबिंब बनेगा, तब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा बेटा, वो बनेगा वस्तु के बराबर, राइट। तब प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु के बराबर बनता है। ओके, चलो अब इसके बाद यहां पर भी हम सही से लिख देते हैं कि ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब बनेगा, वस्तु से छोटा बनेगा। क्या यहां तक सभी को क्लियर, एक बार मुझे जल्दी जल्दी से बता दो। एक बार जब सारे बच्चे, अगर सब कुछ क्लियर हो रहा है तो फायर इमोजी कर देना, सारे बच्चे फायर इमोजी कर देना, फटाफट से फायर इमोजी सेंड कर देना। वेरी गुड, सब पढ़ाकू बच्चे क्लास को देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। इसके बाद अब हमारे पास m है ना, अगर m का मान 1 से ज्यादा हो गया तब, मेरी खामोशी की वजह पूछ रहे हैं, तब जो प्रतिबिंब क्या होगा, तब जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, तब बनेगा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, अगर आवर्धन का मान 1 से ज्यादा आ गया तो। ठीक है,
नहीं मुन्ना, ये लाइव क्लास चल रही है, रिकॉर्डेड नहीं है। ये रिकॉर्डेड क्लास नहीं है, लाइव क्लास है। हाँ, बहादुर बच्चों के लिए है। तो आई होप यहाँ तक आराम से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट किसी को यहाँ तक एक बार फटाफट से बताना, किसी को कोई डाउट? चलें आगे। वेरी गुड। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। हम लोगों ने 4 टाइप के फॉर्मूले पढ़ लिए, आवर्धन पढ़ लिया, हम लोगों ने दर्पण सूत्र पढ़ लिया, लेंस सूत्र पढ़ लिया, सारी चीजें क्लियर कर ली। अब हमारे पास अगला है, हमारे पास जा सकते हो आप में, पांचवा जो हमारे पास है, पांचवा जो बच्चों हमारे पास है वो है हमारे पास लेंस की क्षमता। पांचवा जो फॉर्मूला है वो है लेंस की क्षमता। और लेंस की क्षमता को हम लोग पी से लिखते हैं। किससे लिखते हैं बेटा? पी से। और पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? 1/f, ये फॉर्मूला होता है। और दूसरा फॉर्मूला होता है पी बराबर 100/f। ये 2 फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है पी बराबर 1/f और एक फॉर्मूला होता है पी बराबर 100/f। लेकिन ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब f का मान कैसा हो? मीटर में दिया हो तब। जब f का मान मीटर में हो तब, ठीक है। तो अभी मैं सब फॉर्मूले के मात्रक एक साथ लिखूंगा। और ये वाला फॉर्मूला तब लगता है जब f का मान सेंटीमीटर में हो। जब f का मान किस में हो? सेंटीमीटर में हो, तब हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। तो आई होप यहां तक आराम से क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट यहां तक? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब बात करते हैं ना मात्रक की। अब बात करते हैं मात्रक की, मात्रक के बारे में बात करते हैं। चलो देखो, सबसे पहले हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था जिसमें आया था RFUV, ये सब आया था। देखो जरा ध्यान से, अगर R के बारे में बात करें, अगर U के बारे में बात करें, अगर V के बारे में बात करें, अगर F के बारे में बात करें, तो ये सब क्या है? R क्या है? वक्रता त्रिज्या, तो दूरी ही तो होती है। U क्या है? वस्तु की दूरी है। V क्या है? वस्तु की दूरी है। F क्या है? फोकस दूरी है। तो ये जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, ये सब इनका जो मात्रक क्या होगा? इन सभी का मात्रक या तो मीटर लिखोगे, SI पद्धति में मात्रक मीटर होता है, और या फिर आप इसको सेंटीमीटर लिखोगे। अब जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं मात्रक, ठीक है। अच्छा देखो, अब हम बात करते हैं एम के बारे में बात करते हैं। तो इसका मात्रक नहीं होता, यानी कि आवर्धन का मात्रक नहीं होता। यह चीज आप कहीं पर नोट कर लो, यानी ये क्या है? मात्रक नहीं होता, इसका मात्रक नहीं होता है। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि एम क्या है? मात्रक विहीन है, इसका मात्रक नहीं होता। क्या बच्चों यहां तक समझ में आया? एक बार फटाफट से बताओ। तो मैंने देखो U, V, F इन सब के मात्रक बता दिए, M का मात्रक मैंने बता दिया। I और O, अगर इनके मात्रक के बारे में भी बात करें, I और O, तो ये भी वही हैं। I और O इनके मात्रक भी वही, मीटर और सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। फिर उसके बाद बात करते हैं F की, सॉरी P की। P क्या है? यहां पे P जो आपको दिख रहा है, लेंस की क्षमता, इसका मात्रक क्या हो जाएगा? इसका मात्रक होता है डायोप्टर, यानी लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर हो गया। क्या बच्चों यहां तक सभी को समझ में आ गया? यहां तक आराम से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। चीजें क्लियर हो गई होंगी, आपको समझ में आ रही होंगी बात। देखो, एक टीचर ना आप लोगों को साल भर पढ़ाता है। मैं आप लोगों को अप्रैल से पढ़ाता हुआ आ रहा हूं और लगातार पढ़ाता हुआ आ रहा हूं। यूट्यूब पे डेली शाम को 7 बजे क्लास होती है, तो हमेशा होती थी। मतलब यूट्यूब पे मैं अप्रैल से लेकर के नवंबर महीने तक लगातार मैंने शाम को 7 बजे पढ़ाया। फिर जब ठंड होने लगी बेटा, तो मैंने फिर 6 बजे कर दिया क्लास। पर शायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि क्लास ना हुई हो। जिस दिन मेरी माँ का ऑपरेशन था उस दिन भी हमने क्लास ली है, क्योंकि हम उस दिन भी गैप नहीं करना चाहते। जब बहुत इमरजेंसी होती है तभी क्लास में छुट्टी होती है। परंतु आज नहीं तो कल हमारा और आपका साथ तो छूटेगा ही, है ना। मेरा साथ हो सकता है आपके साथ छूट जाएगा, जो बच्चे हमारे साथ दिल से जुड़े हैं। पर मैं एग्जाम के आखिरी दिन तक, ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं आपको एग्जाम के आखिरी दिन तक पढ़ाऊंगा। जिस दिन आपका एग्जाम होगा ना सुबह, उस दिन भी रात को मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा।
इस बात पे विश्वास रख करके मेरे साथ आप आगे बढ़ सकते हो। इस बात पे विश्वास रख के मेरे साथ आगे बढ़ सकते हो। इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं है कहने को। और यूट्यूब पे पढ़ना अगर किसी टीचर के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ विश्वास के साथ पढ़ना होता है, क्योंकि आपको नहीं पता है टीचर क्या करता है, लेकिन आपको ये चीज है कि आज इस टीचर ने अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है उस टीचर के साथ। ठीक है, सो आई होप यहां तक आराम से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलें? ओके, चलिए बच्चों आगे चलते हैं अगले चैप्टर की तरफ। अगला है हमारे पास विद्युत। अब अगर हम लोग विद्युत के बारे में बात करें, तो विद्युत में जैसे हम लोग बात करते हैं सबसे पहले विद्युत और विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। तो पहले विद्युत धारा के बारे में बात करते हैं। आई बराबर इसका पहले फॉर्मूला देखो, है ना। विद्युत धारा, ये विद्युत के हम लोग यहां पे करेंगे। अगर विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, तो जो पहला फॉर्मूला है हमारे पास वो है Q इज इक्वल टू आई टी, है ना। जहां पे Q क्या है? जहां पे Q क्या है? Q है आवेश। अब मैं एक उस दिन क्वेश्चन पूछा था, मैंने पूछा था बता दो कि एम्पियर डॉट, मैंने एक सवाल पूछा था आप सभी से कि ये बता दो कि एम्पियर डॉट सेकंड किसका मात्रक होता है। और बहुत सारे बच्चों ने उसमें धारा का ऑप्शन लिखा है कि सर जी ये धारा का मात्रक होता है। तो आप ये सोचो कि एम्पियर और डॉट सेकंड, सर एम्पियर तो धारा का है, परंतु उसके साथ अगर सेकंड भी लग जाए तो इसका मतलब ये किसी न किसी का मात्रक तो होगा ही। तो अब ध्यान से देखो, ये है एम्पियर और ये क्या है? ये आई का मतलब धारा, धारा का मात्रक एम्पियर और फिर उसके बाद सेकंड। यानी कि अगर आवेश है Q बराबर, तो इसके कौन कौन से मात्रक हो सकते हैं? इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा, है ना। यानी यहां पर मैं लिखूंगा मात्रक, इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा, राइट। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम होगा। और एक और हो सकता है इसका मात्रक, कूलाम हो सकता है और क्या हो सकता है? एम्पियर इंटू सेकेंड, ये इसका दूसरा मात्रक हो सकता है। एम्पियर इंटू सेकेंड ये दूसरा मात्रक हो सकता है। ये हो गए इसके दो मात्रक। आई होप यहां तक समझ में आ रहा होगा। ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। फिर उसके बाद आगे देखो, ये किसका मात्रक बताया सर ने? ये किसके मात्रक हैं? ये दोनों के दोनों, ये दोनों के दोनों इसके मात्रक हैं, इसके मात्रक हैं, ठीक है। ओके, चलो आगे देखो। दूसरा फॉर्मूला देखो, दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास I इज इक्वल टू Q अपॉन टी, यानी ये धारा का फॉर्मूला है, इसी से बना हुआ है ना। अच्छा, अब अगर हम लोग I के बारे में बात करें तो I क्या होता है? I का मतलब है धारा। I मतलब क्या है बेटा? I मतलब है धारा, ठीक है। दिव्यांशी मैम एक बार आ जाइएगा। आई का मतलब क्या है? आई का मतलब है धारा। और उसके बाद आई का मात्रक क्या होता है? आई का मात्रक होता है एम्पियर। अब बहुत सारे बच्चे आई का मात्रक एम्पियर रट लिए। अब मान लीजिए इसी से मात्रक बनाए तो कूलाम प्रति सेकंड भी बन सकता है। तो दूसरा जो मात्रक हो सकता है वो क्या हो सकता है? कूलाम प्रति सेकंड भी हो सकता है। ये इसका दूसरा मात्रक हो सकता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि हम रट के काम चला लेंगे, तो रट के काम नहीं चलेगा, चीजों को समझना पड़ेगा। तो ये दूसरा हो गया हमारे पास कूलाम प्रति सेकंड। ओके, अच्छा आगे चलते हैं तीसरे फॉर्मूले की तरफ। आई हो गया, क्यू हो गया, आवेश हो गया, धारा हो गया। अभी तीसरे फॉर्मूले की बात करते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, इसी में और लिख लो, एक और फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू एन ई, है ना। जहां पे N क्या है? जहां पे N क्या है? N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। N को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसका कोई मात्रक नहीं होता, इलेक्ट्रॉनों की संख्या का कोई मात्रक नहीं होता। E क्या है? E है इलेक्ट्रॉन पर आवेश। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है? इसको किससे लिखते हैं? E से लिखते हैं। कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19, इतना होता है। प्रोटॉन पर भी इतना ही आवेश होता है, परंतु इस आवेश की जो प्रकृति होती है, यह आवेश कैसा होता है? ऋणात्मक आवेश होता है, क्योंकि आवेश भी दो प्रकार का होता है, धनात्मक और ऋणात्मक। इसकी प्रकृति ऋणात्मक होती है। लेकिन अगर प्रोटॉन पर पूछा जाए तो इतना ही होता है, सेम टू सेम, पर वो धनात्मक होता है।
क्लियर? क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? एक बार जल्दी जल्दी से बता दो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। क्लियर है बेटा यहां तक? एक बार फटाफट से जल्दी से बताना, यहां तक समझ गए? वेरी गुड, क्लियर। चलें सर, एक क्लास में प्रैक्टिकल के बारे में बता दो बेटा। 10th क्लास में कौन से प्रैक्टिकल होते हैं? हाँ, 10th क्लास में कौन से प्रैक्टिकल होते हैं बेटा? चलो अभी तीसरे फॉर्मूले पे आते हैं। तीसरा फॉर्मूला है हमारे पास विभव या फिर विभवांतर का। विभव या फिर विभवांतर का V बराबर क्या होता है? W अपॉन क्यू। V बराबर क्या होता है? W अपॉन क्यू। जहां पे ये W क्या है? W क्या है? W है कार्य, और Q क्या है? Q है आवेश, और V क्या है? V क्या है? V, ये V है विभव। विभव या विभवांतर, ओके, विभव या विभवांतर। अब ध्यान से देखना, ठीक है। अब मान लीजिए कि हम लोग ये सब चीजें तो देख लिए, हम लोग इसके मात्रक भी देख लिए, हमने इसके मात्रक भी देख लिए। अब इसके मात्रक देखो, ये कार्य हो गया, W से लिखते हैं, इसका मात्रक क्या होता है? जूल। क्या हो सकता है? जूल हो सकता है, ठीक, जूल मात्रक हो गया। फिर उसके बाद इसको देखो, Q, Q का मात्रक क्या है? कूलाम। तो इसके मात्रक हम बगल में लिखते जा रहे हैं, ठीक है। विभव, इसका मात्रक क्या होता है? वोल्ट। अच्छा वोल्ट हो सकता है सर, एक और भी तो बन सकता है, जूल प्रति कूलाम भी बना सकते हैं। तो इसका दूसरा मात्रक बन गया जूल प्रति कूलाम, ये दूसरा मात्रक बन गया। बोलो यहां तक समझ सभी को क्लियर? यहां तक समझ गए? वेरी गुड। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले फॉर्मूले की तरफ। हम लोगों ने कितने फॉर्मूले देख लिए? विभव तक देख लिए ना। अगला, अब अगला अगले पेज पे बताएंगे, अगला अगले पेज पे, ठीक। चौथा, चौथा हमारे पास फॉर्मूला है ऊर्जा का। किसका फॉर्मूला बेटा? विद्युत ऊर्जा का। चौथा जो फॉर्मूला है वो है विद्युत ऊर्जा का। और विद्युत ऊर्जा का यानी कि W, W बराबर फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने देखा कि W V गुणे Q, ये कर सकते हैं, तो ये आएगा V इंटू क्यू, VQ लिख सकते हैं। दूसरा देखो, Q की जगह पे हम लोग IT भी लिख सकते हैं, है ना। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि भैया Q इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू T होता है। तो हम लोग V को V रहने दें और Q की जगह एक, ये दूसरा फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। फिर हम लोग क्या करें? हम लोग इस V की जगह पे IR रख लें, इस V की जगह पे IR रख लें। चलो हमने V की जगह पे IR रखा, और I इंटू टी ये रखा है ऐसे। फिर से सुनो, V की जगह पे क्या रखा? IR रखा, और इंटू में क्या रखा? IT रखा, ठीक है। I से I को गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताओ? I स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? R आएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा? T आएगा। यानी एक और हमारे पास ये फॉर्मूला बन के तैयार हो गया। कौन सा फॉर्मूला बन करके तैयार हुआ? कि भैया W बराबर I स्क्वायर RT, एक W बराबर VIT, एक W बराबर VQ। ये सब क्या हो रहे हैं? ये फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं, ओके। ये सब क्या तैयार हो रहे हैं? ये सब फॉर्मूले तैयार हो रहे हैं। अच्छा फिर देखो दूसरा फॉर्मूला, अगर मैं क्या करूं? I बराबर V बटे R रख दूं, I की जगह पे V बटे R रखूं, तो V से V का गुणा हो जाएगा, V स्क्वायर बन जाएगा। यानी ये फॉर्मूला बन जाएगा V स्क्वायर, और I खत्म हो जाएगा, डिवाइडेड बाई R होगा, इंटू में T होगा। ये हो गया W का चौथा फॉर्मूला। तो बेटा देखो W क्या है? W क्या है? W क्या है? विद्युत ऊर्जा, राइट। W क्या है? विद्युत ऊर्जा। तो हमने देखा कि W के कितने फॉर्मूले बन करके तैयार हो गए? W के कितने फॉर्मूले बन के तैयार हो गए? पहला बन गया VQ, दूसरा बन गया VIT, तीसरा बन गया I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT, चौथा बन गया V स्क्वायर डिवाइडेड बाई R इंटू टी। ये हमारे पास कितने फॉर्मूले बन गए? ये बन गए बेटा हमारे पास कितने फॉर्मूले? V के सारे फॉर्मूले बना दिए सर ने। V के मतलब W के सारे फॉर्मूले सर जी ने बना दिए। अब सुनो इनके मात्रक के बारे में बात करते हैं। अब विद्युत ऊर्जा के मात्रक के बारे में बात करते हैं। अभी जरा ध्यान से देखो, सबसे पहला मात्रक विद्युत ऊर्जा का जो मात्रक है वो क्या है? जूल। पहला मात्रक विद्युत ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है। परंतु अगर मैं यहां से एक और मात्रक निकालूं तो ये क्या आएगा? वोल्ट इंटू कुलाम। ये भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? वोल्ट इंटू कुलाम, ये भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं हो सकता है बताओ? फिर क्या हो सकता है कि वोल्ट धारा का मतलब एम्पियर, और ये समय यानी सेकंड। यानी क्या हो सकता है बताओ? कि वोल्ट एम्पियर सेकंड। क्या हो सकता है? वोल्ट, फिर उसके बाद इंटू एम्पियर,
और इनटू सेकंड। पर इसके इतने मात्रक पढ़ने का मतलब क्या है बेटा? हो सकता है पूछ लिया जाए बोर्ड पेपर में तब, है ना? फिर तो बोलोगे कि सर किसी ने पढ़ाया नहीं था, बस आपने पढ़ाया था। और उसके बाद इतनी बात क्लियर। अब एक इसका और मात्रक होता है जिसके बारे में अभी हम आगे और एक्सप्लेन करेंगे। वो मात्रक होता है किलोवाट घंटा। क्या होता है? किलोवाट घंटा। ये किसका मात्रक है? ये किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा। ये भी विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। ये भी विद्युत ऊर्जा का मात्रक है। तो आई होप यहां तक आराम से मेरे बच्चों को क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं हुई होगी विद्युत ऊर्जा के बारे में। अब हम लोग बात करते हैं विद्युत शक्ति के बारे में। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को किया किनारे, इसको ले आए इधर, है ना बच्चों? इसको ले आए इधर और इसको भी खिसकाया बेटा इधर, इसको भी इधर खिसकाया। और अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? ये किसके मात्रक हो गए? ऊर्जा के मात्रक हो गए, है ना? ये ऊर्जा के मात्रक हो गए। अब किसके बारे में बात करेंगे? अब बात करेंगे शक्ति के बारे में, है ना? अब किसके बारे में बात करेंगे? विद्युत शक्ति के बारे में। विद्युत ऊर्जा हो गया, अब बात करेंगे विद्युत शक्ति के बारे में, यानी कि पावर के बारे में। तो विद्युत शक्ति के बारे में अगर बात करें तो इसको हम लोग P से लिखते हैं। पहला फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू W/T। ये पहला हो गया, ठीक। अच्छा, अब P का जो मात्रक होता है, यानी P का, ये हम लोग किसके मात्रक देखे? W के। ये किसके देखे हम लोग? W, यानी ऊर्जा के मात्रक। फिर उसके बाद हम लोग बात करते हैं P के मात्रक। अब P के मात्रक के बारे में बात करें तो पहला जो मात्रक होता है वो होता है वॉट। फिर दूसरा जो होता है वो होता है अश्वशक्ति, है ना? अश्वशक्ति, अश्वशक्ति यानी हॉर्स पावर, इसको हम लोग HP लिखते हैं, हम लोग इसको HP लिखते हैं। तो पहला मात्रक हो गया वॉट, दूसरा हो गया अश्वशक्ति। उसके बाद ये भी कहीं पर नोट करना है कि एक अश्वशक्ति में कितने वॉट होते हैं? एक अश्वशक्ति में कितने वॉट होते हैं? 746। एक अश्वशक्ति में 746। मुस्लिम लोगों का फेवरेट नंबर कौन सा होता है? जल्दी बताओ कौन सा होता है भाई? 786। बस 40 उसमें से घटा करके लिख दो, 746 हो जाएगा, राइट? तो आई होप यहां तक आराम से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं हुआ होगा, है ना? दूसरा देखो, W का मात्रक क्या होता है? जूल, इसका सेकंड, यानी एक और मात्रक हो सकता है जूल प्रति सेकंड। जूल प्रति सेकंड, ये एक और मात्रक हो गया। तो ये हो गया हमारे पास अगला फॉर्मूला का अगला मात्रक, राइट? अच्छा, फिर देखो, अब आप देख रहे हो कि जितने भी W के हैं मात्रक, उनको अगर T से भाग कर दिया जाए तो P बन जाता है, यानी W को T से भाग करने पे P बनता है। तो अगर मैं इससे T हटा दूं, VI बचेगा, मात्रक बन जाएगा P का, और फॉर्मूला बन जाएगा। अगर मैं इसको T हटा दूं, ये P का फॉर्मूला बन जाएगा, इसको T हटा दूं तो ये P का फॉर्मूला बन जाएगा। यानी कि P के हम लोग और फॉर्मूले देख सकते हैं, या करके P बराबर VI, ये देख सकते हैं। P बराबर हम लोग I²R देख सकते हैं, I²R। और ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर में आता है कि P के मात्रक दे देते हैं सारे और एक में कर देते हैं IR² और पूछते हैं कि इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है? तो फिर उसको गलत वाला काटना पड़ता है, IR² हटाना पड़ता है। फिर इसके बाद P का दूसरा जो मात्रक हो गया वो कौन सा हो जाएगा? V²/R, ये मात्रक हो जाएगा। यानी एक ये मात्रक हो गया P बराबर VI, एक हो गया I²R, एक हो गया V²/R। मुझे नहीं लगता यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या। क्या यहां तक सभी को क्लियर? यहां तक सभी को समझ में आ गया? वेरी गुड, क्लियर। अच्छा, आगे चलते हैं। यहां तक तो मेरे बच्चों को कोई डाउट नहीं होगा। अब सुनो, V मतलब विभव या विभवांतर, W मतलब ऊर्जा, Q मतलब आवेश, I मतलब धारा, T मतलब समय या जिसको हम लोग, जिसका मात्रक सेकंड होता है। फिर उसके बाद R के बारे में भी हम लोग आगे बात करेंगे। फिर R ये सब चीजें हो गई क्लियर। अब आगे चलते हैं अगले पेज पे। अगला देखो, 5 हो गए, अब छठा देखो, छठा बहुत अच्छे से देखना, ध्यान से देखना बेटा। अगला है हमारे पास ओम का नियम, है ना? ओम का नियम,
ओम का नियम कहता है कि जितनी भी धारा, जितना भी चालक तार के सिरों के बीच में विभवांतर है, और अगर मैं धारा से डिवाइड कर दूं तो मान जो आएगा वो एक अनुपात होगा, और सॉरी नियतांक होगा, जिसको हम लोग ओम बोलते हैं, जिसको हम लोग प्रतिरोध बोलते हैं, जिसका मात्रक ओम होता है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया R बराबर V बटे आई, R बराबर V बटे आई। अब ये V और I सबको पता है। अगर मैं इसके मात्रक के बारे में बात करूं, यानी R का मात्रक, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो इसका मात्रक क्या होगा? ओम। ओम हो सकता है। ओम का चिन्ह ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ओम का चिन्ह कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं। अच्छा, दूसरा मात्रक क्या हो सकता है? वोल्ट प्रति एम्पियर। दूसरा मात्रक क्या हो सकता है बेटा? दूसरा हो सकता है वोल्ट प्रति एम्पियर। एक ये मात्रक हो सकता है, दूसरा मात्रक, है ना। तो ये हो गए हमारे पास आर के मात्रक। अब ध्यान से सुनना, कुछ और चीजों के बारे में बात करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजों के बारे में बात करते हैं पहले। जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लो हम आपसे एक सवाल पूछें और उसका आंसर आप मुझे अभी तुरंत कमेंट सेक्शन में दीजिए कि किलोवाट किसका मात्रक है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जल्दी बताओ, किलोवाट किसका मात्रक है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। किलोवाट किसका मात्रक है? कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो, किलोवाट किसका मात्रक है, फटाफट से। मैं जानना चाहता हूं, देखूंगा मैं चैट। किलोवाट किसका मात्रक है, फटाफट से बताना, किलोवाट किसका मात्रक है। तब तक मैं बताता हूं कुछ। अगर कहीं पर मिली दिख जाए, अगर कहीं पर मिली दिख जाए, 1 मिली एम्पियर ऐसा करके लिख जाए, तो मिली का मतलब होता है 10⁻³ यानी मैं बोलूं 1 मिली एम्पियर, मैं बोलूं क्या 1 मिली एम्पियर, ऐसे मैं बोलूं तो इसका मतलब क्या हुआ? 1 मिली एम्पियर, इसका मतलब कि 10⁻³ एम्पियर, ये हो गया, है ना। मैं बोलूं 1 किलो, मैं बोलूं 1 किलो वॉट, इसका मतलब 1000 वॉट, 1000 वॉट। देखो लिख रहा है कि विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं। इसका आंसर होगा कि किलोवाट किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक है, ऊर्जा का मात्रक नहीं है वो। किलोवाट घंटा होता है, ये किलोवाट है बेटा, है ना। तो अगर कहीं पर 1 किलो लिख जाए, इसीलिए बोलते हैं ध्यान से सुनो, अगर 1 किलो दिख जाए तो उसका मतलब 10⁻³ 10⁻³ का मतलब 1000 होता है, और 10⁻³ का मतलब 1/1000 होता है, ठीक है। यानी 1 का 1000वां हिस्सा वो मिली के बराबर होता है, और 10⁻³ मतलब 1 किलो को मतलब 1000 की बात हो रही है। बोलो क्लियर हो गई यहां तक इतनी बात? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे चलें, तो यहां तक क्लियर। अच्छा, कहीं पर मान लो अगर मेगा लिखा हुआ मिल जाए, मेगा, है ना, तो अगर मेगा है तो 10⁻6, और अगर कहीं माइक्रो दिख जाए, अगर कहीं माइक्रो दिख जाए तो माइक्रो का मतलब 10⁻6, ठीक है, 10⁻6, ठीक है। आई होप यहां तक आराम से इतनी बात समझ में आ रही होगी। मिली के लिए जो हम लोग संकेत यूज करते हैं वो M, किलो के लिए जो करते हैं वो K, मेगा के लिए करते हैं कैपिटल M, माइक्रो के लिए करते हैं म्यू, इसको म्यू बोलते हैं, ऐसे यू बनाया जाता है पर दोनों तरफ पूछ निकालते हैं, इसको म्यू बोलते हैं। तो ये आ गया माइक्रो, मेगा, और ये सब चीजें क्लियर हो गई, ठीक। अच्छा, इसी बात पे चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने बोर्ड पेपर में पूछ लिया गया, अब बोर्ड पेपर में पूछ लिया गया कि 1 मिली एम्पियर, 1 मिली वोल्ट पूछ लिया गया कि 1 मिली वोल्ट में कितने वोल्ट होते हैं, तो बच्चा तुरंत बता देगा 10⁻³ है ना। अब पूछ लिया गया कि 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, तो 10⁻6 एम्पियर, तुरंत बच्चा बता देगा कि 10⁻6 एम्पियर। बस माइक्रो हटेगा, 10⁻6 आएगा, राइट। क्या यहां तक समझ में आ गया? एक बार जल्दी जल्दी से बताओ, समझ में आ गया सभी को? चले, गुड। तो आई होप यहां तक आराम से क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब आगे चलते हैं बेटा 7वें नंबर फॉर्मूले पे, और 7वां है हमारे पास कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। अब मान लीजिए कि 2 प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध हैं, और हमें उनको श्रेणी क्रम में जोड़ना है। सर जी श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है ना, श्रेणी क्रम का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो एक ये प्रतिरोध है, एक ये प्रतिरोधक है ऐसे, है ना, फिर एक दूसरा प्रतिरोधक है बेटा ऐसे,
फिर मान लो ये तीसरा प्रतिरोधक है, ऐसे ऐसे जोड़ दो तो इसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। अब मान लीजिए कि ये हो गया R1 प्रतिरोध, ये हो गया R2, ये हो गया R3। तो अगर मैं तीनों को जोड़ूंगा तो मेरे पास फॉर्मूला आएगा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये हो गया हमारे पास तीसरा। यहां पे N लगा दो, सॉरी S लगा दो। S का मतलब सीरीज, सीरीज का मतलब श्रेणी क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं। तो ये आ गया हमारे पास पहला फॉर्मूला। मैम क्लियर है सब? ओके। अब उसके बाद आठवां जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है समांतर क्रम संयोजन। आठवां जो हमारे पास फॉर्मूला आता है वो आता है समांतर क्रम संयोजन। आठवां जो फॉर्मूला आता है वो कौन सा आता है? समांतर क्रम संयोजन। सर समांतर क्रम संयोजन यानी ऐसे, जैसे तीनों प्रतिरोधक हैं इनको ऐसे जोड़ दो। तीनों को लिया, तीनों का सर एक बिंदु से जोड़ दो और तीनों के पैर एक बिंदु से जोड़ दो, ऐसे जोड़ दो। तो फॉर्मूला जो बन करके आएगा वो क्या बन करके आएगा? 1/r बराबर 1/r1, 1/r2 और 1/r3। ये हो गए हमारे पास कुछ बेसिक से फॉर्मूले। और समांतर क्रम का मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसलिए P लिखा हम लोगों ने। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? सर जी पीएच पैमाने वाले सूत्र भी बता दो। बेटा पीएच पैमाने पे न्यूमेरिकल नहीं आता, पर पीएच पैमाना मैं लिख देता हूं। पीएच का फॉर्मूला है -log बेस में 10 और हाइड्रोजन आयन सांद्रण। पर न्यूमेरिकल अब हमारे सिलेबस में नहीं रहा, पहले था। ओके, निगमन बेटा नहीं इसका पूछा जाता, इनके निगमन आते हैं, जो कि अगर आप सर्च करोगे कि प्रतिरोधों का श्रेणी और समांतर क्रम संयोजन, तो हमने 40-45 मिनट में इन दोनों के निगमन करा रखे हैं यूट्यूब के ऊपर, अभी जल्दी कराया। विभव और विभवांतर में क्या अंतर है? विभव का मतलब होता है कि किसी भी एक धनात्मक आवेश को अनंत से उठा करके एक बिंदु तक लाओ तो विभव कहलाता है, और एक बिंदु से उठा करके अगर दूसरे बिंदु तक ले जाओ तो विभवांतर कहलाता है। क्लियर हो गया? यहां तक सभी को समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमारे पास क्या हो गया, कुछ फॉर्मूले आए। जरा ध्यान से देखो, एक बार रिवाइज करते हैं सारे फॉर्मूलों को कि भैया पहला फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध यानी कि F बराबर R/2, ये पहला फॉर्मूला हो गया बेटा। दूसरा हो गया हमारे पास दर्पण सूत्र, ध्यान रखना। फिर उसके बाद आ गया लेंस सूत्र, है ना। और आवर्धन M बराबर क्या होता है? I/O होता है। फिर M बराबर क्या होता है? धनात्मक हो गया, और M अगर ऋणात्मक हो गया तो, अगर धनात्मक हुआ तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, और बेटा अगर ऋणात्मक हुआ तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, है ना। और U क्या होता है? वस्तु की दूरी होती है। V क्या होता है? तो प्रतिबिंब की दूरी होती है। F क्या होता है? फोकस दूरी होती है, राइट। अच्छा आगे देखो, अब क्या है कि अगर M का मान 1 से कम हो गया तो प्रतिबिंब छोटा बनेगा। अगर M का मान 1 से ज्यादा आया तो प्रतिबिंब वस्तु के बराबर बनेगा। अगर M का मान 1 से ज्यादा आया तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा। अब सर इस पे कैसे क्वेश्चन आता है? सर जैसे मान लीजिए कि बोर्ड पेपर में आया कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है? इसका यह मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा होगा? अगर धनात्मक होगा तो आभासी होगा। एक का मतलब क्या है कि वस्तु के बराबर बनेगा, और समतल दर्पण का आवर्धन यही होता है +1। ठीक है, ये किसका होता है? ये होता है समतल दर्पण का। ये किसका होता है बेटा? समतल दर्पण का होता है। फिर उसके बाद मात्रक देखो, RUVF IO इनके मात्रक मीटर और सेंटीमीटर में होते हैं। M का कोई मात्रक नहीं होता, N का कोई मात्रक नहीं, मतलब जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या। P का मात्रक डायोप्टर होता है। P के दो फॉर्मूले हैं, ये वाला तब यूज करेंगे जब F का मान मीटर में होगा, ये वाला तब यूज करेंगे जब F का मान सेंटीमीटर में होगा। फिर आगे चलते हैं, विद्युत। विद्युत में अगर आएंगे तो Q बराबर IT होता है। Q का मतलब आवेश, उसका मात्रक कूलाम या एम्पियर सेकेंड। Q और N का मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इसका कोई मात्रक नहीं होता। E का मतलब इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना होता है। प्रोटॉन पर भी सेम टू सेम आवेश होता है, पर वो धनात्मक प्रकृति का होता है। फिर उसके बाद V बराबर W/Q, W मतलब कार्य और Q मतलब आवेश, और इसका मतलब विभव या विभवांतर लिख सकते हो, ठीक। फिर उसके बाद विद्युत ऊर्जा W बराबर VQ, W बराबर VIT, W बराबर IR × IT।
फिर W बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, W बराबर वी स्क्वायर बटे आर इंटू टी होते हैं। ये सारे को मिला करके मैंने इधर से बना दिया। फिर इस W के मात्रक जूल वोल्ट कूलाम होता है, फिर उसके बाद वोल्ट एम्पियर और सेकंड भी हो सकता है, इसके अकॉर्डिंग लिख रहा हूं मैं। और इसका मात्रक किलोवाट घंटा भी होता है। अभी जाओ मत, अभी एक फॉर्मूला बाकी है। विद्युत ऊर्जा ये हो गया। मैंने विद्युत शक्ति के फॉर्मूला लिख दिया, W बाई टी। ये याद कर लो, यहां से हमारा काम चल जाएगा। पी के मात्रक बात करें तो वॉट, अश्व शक्ति और जूल सेकंड। अब एक छोटा सा नोट, मुस्कुरा के पढ़ाएं। अच्छा ठीक है, अभी मुस्कुरा के पढ़ाएंगे। अच्छा दूसरा देखो जरा, एक प्यारा सा नोट है। क्या है प्यारा सा नोट बेटा? ध्यान से देखो, प्यारा सा नोट बेटा ये है कि जैसे अगर पेपर में आ गया 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। परंतु होता क्या है कि इसको सिद्ध करने को बोर्ड पेपर में आता है। आपको बोर्ड पेपर में बोलेगा कि भैया सिद्ध करके दिखा दो, तो आपको सिद्ध करने के लिए बोलेगा। तो कैसे लिखोगे? देखो, आप लिखोगे कि चूंकि 1 किलोवाट घंटा, इसको एक यूनिट भी कहा जाता है ना। तो 1 किलोवाट घंटा मतलब 1 किलोवाट को अलग कर लो, 1 किलोवाट को अलग कर लो, और 1 घंटा को बेटा अलग कर लो, है ना, 1 घंटा को अलग कर लो। अच्छा किलोवाट का मतलब क्या होता है? 1000 वाट, 1000 वाट कर लो। और घंटे का मतलब कि पहले आप इसको मिनट में बदलो तो 60 से गुणा करोगे, और सेकंड में बदलोगे तो फिर से 60 से गुणा करोगे। तो इसको मतलब हमें गुणा करना है 60 गुणे 60 से, ताकि ये किस में बदल जाए? ये सेकंड में बदल जाए। अगर मैं इन सबको गुणा करूं तो आएगा हमारे पास 36, 1 2 3 4 5 इतने वॉट इंटू सेकेंड, ये आएगा, है ना। 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 6 6 36। अब ध्यान से देखो, वॉट इंटू सेकेंड, अभी हम लोग पढ़ करके आए थे वॉट का मात्रक क्या होता है भैया? वॉट का मतलब क्या है? पावर। सेकंड का मतलब समय, और ये क्या है? डब्लू। इसका मतलब डब्लू का मात्रक जूल, इसका मात्रक वॉट, इसका मात्रक वॉट, और ये हो गया हमारे पास सेकंड। यानी वॉट इंटू सेकंड को हम लोग क्या लिख सकते हैं? जूल लिख सकते हैं। और यहां पे दशमलव हमारे पास कहां है? यहां पर। इसको उठा करके हम यहां लाएंगे। कितने अंक खिसकाया मैंने? 1 2 3 4 5 6, 6 अंक खिसकाया मैंने। तो जब 6 अंक खिसकाया तो मैंने लिखा 3.6 गुणे 10 की घात कितना? 6। सर ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया ताकि हम इसको क्या कर लें? मानक रूप में लिख सकें। यहां तक सभी को समझ में आया? आ रही मेरी बात समझ में? चलो अब उसके बाद आगे चलते हैं। एक और प्यारा सा नोट है, ये तो पहला नोट था। अब हमारे पास दूसरा नोट है। दूसरा नोट ये है कि जैसे मान लो हमें उष्मा के बारे में जानना है। हमें किसके बारे में जानना है? हमें उष्मा के बारे में जानना है। तो उष्मा को हम लोग किससे लिखते हैं? उष्मा को हम लोग किससे लिखते हैं? एच, हीट, है ना, एच से लिखते हैं। तो जो डब्लू के फॉर्मूले हैं, यानी एच बराबर जो डब्लू के जितने फॉर्मूले हैं, जैसे वी क्यू, वी आई टी, है ना, वी आई टी, फिर उसके बाद वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर इंटू टी, है ना, या आई स्क्वायर आर टी, ये सारे फॉर्मूले यानी जो डब्लू के हैं वही इसके हैं। परंतु उष्मा का जो मात्रक होता है वो होता है कैलोरी, और उष्मा का मात्रक जूल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, क्योंकि है तो ऊर्जा ही ना, तो दोनों हो सकते हैं। तो अगर मान लो इनके मात्रक अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं यहां जूल ही लिखूंगा, कैलोरी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो डब्लू के फॉर्मूले हैं। लेकिन अगर जूल से कैलोरी बदलना होगा तो क्या करेंगे? अगर मान लो कि जूल से कैलोरी में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे? सुनो ध्यान से। अब मान लीजिए कि आपसे बोल दिया जाए कि 1 जूल में कितने कैलोरी होते हैं। तो याद रखना, 1 जूल से अगर कैलोरी में बदलना हो तो 4.8 से डिवाइड कर देना, और या फिर 0.24 से गुणा कर देना, तो वो ज्यादा आसान है। 0.24 से क्या कर देना? गुणा कर देना। तो जो भी जूल का मान होगा वो कैलोरी में बदल जाएगा। अब मान लो बोर्ड पेपर में प्रश्न आ गया कि 5 जूल में कितने कैलोरी,
तो उसको 0.24 से मल्टीप्लाई कर दो, वो कैलोरी में बदल गया। क्या यहां तक सभी को समझ में आया? यहां तक सभी को समझ में आया? एक बार फटाफट से बताओ। क्लियर? डन? समझ में आ गई ना इतनी बात? अब आगे चलते हैं, एक और फॉर्मूला है। अभी सब थोड़ी ना खत्म हुए थे, अभी और एक फॉर्मूला है हमारे पास, वो है हमारे पास विशिष्ट प्रतिरोध। किसका फॉर्मूला बेटा? विशिष्ट प्रतिरोध। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किससे लिखते हैं? रो से। किससे लिखते हैं? रो। और रो इज इक्वल टू होता है RA/L, ये होता है। और अगर हम चाहें तो हम इससे R की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। अगर हम चाहें तो यहां से R की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो R बराबर होगा रो, L ऊपर जाएगा और LA नीचे आएगा। ये हो जाएगा हमारे पास, एक ये फॉर्मूला हो गया और एक ये फॉर्मूला हो गया। पर ये विशिष्ट प्रतिरोध का फॉर्मूला है, ये प्रतिरोध का फॉर्मूला है विशिष्ट प्रतिरोध के पद में। ठीक। अच्छा, अगर मैं बच्चों इनके मात्रक के बारे में बात करूं, इसका जो मात्रक होता है वो होता है ओम मीटर, जो आपको याद रखना होगा। तो इतने सारे हमारे पास फॉर्मूले थे जो हम लोगों को डिस्कस करने थे। क्या यहां तक सभी को समझ में आ गया? चलें आगे। चलो, हाँ, अभी कुछ हमारे पास फॉर्मूले इस चैप्टर के बचे हैं। क्या बोलते हैं, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है, इस चैप्टर के फॉर्मूले बचे हैं, तो वो फॉर्मूले भी लिख देते हैं। अपवर्तनांक वाले फॉर्मूले रह गए थे, है ना? तो कितने हो गए थे इधर हमारे पास? 5। तो ये छठा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक का भी बेटा कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, अपवर्तनांक का भी कोई मात्रक नहीं होता। अपवर्तनांक का जो पहला सूत्र होता है वो होता है N इज इक्वल टू साइन आई बटे साइन आर। अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, नोट कर लो कहीं पर, साइन आई बटे साइन आर। इसको हम लोग कौन सा नियम बोलते हैं? इसको हम लोग स्नेल का नियम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो अगर बोर्ड पेपर में आ जाएगा स्नेल का नियम तो हमारा बच्चा बता देगा, है ना? अच्छा, दूसरा फॉर्मूला देखो बेटा, अगर दूसरे फॉर्मूले की बात करें तो होता है N इज इक्वल टू C बटे V, है ना? जहां पे C क्या है? C है निर्वात में प्रकाश की चाल। निर्वात में प्रकाश की चाल। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये होती है हमारी निर्वात में प्रकाश की चाल। ओके, ये होती है हमारी निर्वात में प्रकाश की चाल। अच्छा, V क्या है? V है किसी माध्यम में प्रकाश की चाल। अब मान लीजिए दो माध्यम दिए हों, मान लीजिए दो माध्यम दिए हों, तो पहले माध्यम में प्रकाश की चाल V1 हो और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल V2 हो। तो V1 क्या है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल। और V2 क्या है बेटा? V2 है दूसरे माध्यम में, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ओके, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। फिर इसके बाद एक और फॉर्मूला है हमारे पास कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। यानी अगर ये हो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये होगा दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। है ना? और ये होगा पहले माध्यम का अपवर्तनांक।
मैंने सारे फॉर्मूले एक जगह पे नोट करा दिए। अब जब आप क्लास देखोगे उन न्यूमेरिकल्स वाली, हमने 3-3 घंटा में न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं, 2 क्लासेस हैं 3-3 घंटा में न्यूमेरिकल्स की, उनको ज़रूर देखिए और अपने न्यूमेरिकल पूरे करिए, है ना। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे का पूर्णांक बराबर अगर दिया हो तो दूसरे के सापेक्ष पहले माध्यम का पूर्णांक हम ज्ञात कर सकते। क्या यहां तक सभी को क्लियर है? एक बार फटाफट से बताना। चलें, सो आई होप यहां तक आराम से समझ में आ रहा होगा। तो फिर से एक बार मैं आप लोगों को बता दूं कि सारे जितने भी फॉर्मूले हैं वो हमने आप लोगों को यहाँ पे कवर करके दिए हैं। अब अगली जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी आज शाम को 6 बजे, वो कौन सी होगी? आज शाम को 6 बजे बेटा कौन सी क्लास होगी? आज शाम को 6 बजे कौन सी क्लास होगी? मैम कौन सी क्लास है आपकी? हिंदी की ना? हिंदी मॉडल पेपर, बहुत ही बेहतरीन मॉडल पेपर आपकी मैम ने तैयार किया है और मैम आपको चैलेंज कर रही हैं कि आज के मॉडल पेपर में आप आंसर बहुत ज़्यादा नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैम ने मॉडल पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन तैयार करके रखे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है और छुपे हुए थे वो आपकी किताबों में, इसलिए उनको मैम ने निकाल करके आप लोगों के लिए क्वेश्चंस तैयार करके तब वो मैम आज आपको पढ़ाएंगी। और उनके आने के बोर्ड पेपर में चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जब पेपर टफ बनता है तो वैसे क्वेश्चन आते हैं, तो क्यों ना हम ऐसी प्रैक्टिस करके जाएं जिससे हमें बोर्ड एग्जाम में दिक्कत ना हो। ओके सर जी, F बराबर IBL साइन थीटा नॉट, ये सिलेबस में अब नहीं है, पहले था। ठीक है, तो आज शाम को 6 बजे। फिर उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो कल शाम को 6 बजे, कल शाम को 4 बजे जो आपकी क्लास होगी वो कल शाम को 4 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास होगी, जिसमें मैम आपको इंग्लिश का एक चैप्टर पढ़ाएंगी, 3rd चैप्टर 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग। फिर उसके बाद कल शाम की अगर हम लोग बात करें तो कल शाम को 6 बजे जो क्लास होगी वो होगी हमारी सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर, वो होगी हमारी सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर। और मेरे बच्चों, मैं आप लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग जैसे जैसे हम क्लासेस कर रहे हैं ऐसे करते जाएं, डेली हमारे साथ पढ़ते जाएं, जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं वैसे पढ़ते जाएं। अगर कोई ऐप का बच्चा है तो उससे भी रिक्वेस्ट यही है कि जितनी भी चीज़ें यूट्यूब पर हो रही हैं बराबर फॉलो करते रहो। और अगर कोई यूट्यूब पे ही पढ़ने वाला बच्चा है तो उससे भी रिक्वेस्ट ये है कि डेली शाम को क्लासेस करो, छोड़ो मत। ठीक है, बाकी चुंबकीय क्षेत्र वाले चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। एक फॉर्मूला है F बराबर IBL साइन थीटा, पर वो अब सिलेबस में नहीं है। ठीक, पर उसके कुछ मात्रक है, मैं लिख देता हूं जो पूछा जाता है, बस एक, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, है ना, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, वो मैं लिख देता हूं। वो पूछा जाता है, वो है मात्रक वेबर पर मीटर स्क्वायर। पहला। दूसरा मात्रक है हमारे पास इसी का टेस्ला, और तीसरा मात्रक है इसी का गॉस, है ना। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा मात्रक यहां से निकलेगा F बराबर IBL से, है ना। B का निकालना है, I और L नीचे ले आओ। दूसरा मात्रक आएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो इस तरीके से ये हमारे B के मात्रक हो जाएंगे। क्लास इसमें मात्रक और सारे फॉर्मूले बताने थे इसलिए छोटी हुई, है ना, बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसी बहुत सारी क्लासेस हम लोग करते रहेंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच। क्लास कैसी लगी है वो आप मुझे बताना कमेंट करके। ठीक है, चलें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में।